बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक मास यूनिट, बाइंडिंग एनर्जी वगैरह। तो हेडिंग डालें एटॉमिक मास यूनिट एंड मास एनर्जी इक्विवेलेंस। एटॉमिक मास यूनिट एंड मास एनर्जी इक्विवेलेंस। एटॉमिक मास यूनिट एंड मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो जनरली एटम्स का या न्यूक्लियस का मास जो है हम लोग एएमयू में पढ़ते हैं। तो 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 और 1 AMU की वैल्यू है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg, राइट। तो जनरली एटम्स और पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के मासेस को हम लोग एएमयू में पढ़ते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में, राइट। तो और एक एएमयू इतने केजी के बराबर होता है। ये रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस ऐसे दिमाग में रखिए। जो याद करने वाली बात होगी बता देंगे कि क्या याद रखना है, राइट। अब बात करेंगे मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो आइंस्टाइन का जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरम था वो ये कहता था, आइंस्टाइन ने, इसमें लिखी एक लाइन, आइंस्टाइन established that mass is also a form of energy. Mass is also a form of energy. Mass is also form of energy. तो आइंस्टाइन ने वो कहा कि मास भी एनर्जी का ही फॉर्म है। अगर किसी रिएक्शन में मास में डिफेक्ट आता है, मास में कमी आती है, तो उसके इक्विवेलेंट उस रिएक्शन में कुछ अमाउंट एनर्जी का रिलीज होता है, एनर्जी क्रिएट होती है। यानी कभी भी किसी प्रोसेस में अगर मास डिफेक्ट आएगा तो उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर हम बात करें कि m मास मान लो डिफेक्ट आया तो उसके इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी क्रिएट होगी, राइट। तो आप इसी में आगे लिखें द मास m ऑफ ए पार्टिकल, the mass m of a particle is equivalent to its energy, given by E equal to mc square, E equal to mc square। ये E equal to mc square को पहले अच्छे समझ लें। अगर किसी रिएक्शन में m मास डिफेक्ट होता है तो उसके इक्विवेलेंट जो एनर्जी क्रिएट होती है दैट इज E, और वो निकलता है mc स्क्वायर से, जहां पर c हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जैसे हम लोग न्यूक्लियस का फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो न्यूक्लियस फ्री न्यूक्लियॉन से मिलकर के बनता है। तो मान लो हम तुमसे कहें कोई न्यूक्लियस में बताइए कुछ प्रोटॉन होंगे कुछ न्यूट्रॉन होंगे। तो बताइए जैसे हम तुमसे कहें कार्बन 12 का न्यूक्लियस है तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो जब वो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन फ्री स्टेट में होते हैं तो उनका मास ज्यादा होता है। लेकिन जब वो एक बाउंड्री के अंदर आते हैं जिसे न्यूक्लियस कहते हैं तो उसका मास फ्री न्यूक्लियॉन के मास से कुछ कम पाया जाता है। यानी न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के दौरान मास में कुछ डिफेक्ट आ जाता है और उस मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी निकलती है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन E बराबर mc स्क्वायर। ये m वो मास डिफेक्ट है और उसके इक्विवेलेंट ये एनर्जी रिलीज हुई है। उसी एनर्जी को हम लोग वहां पे नाम देते हैं बाइंडिंग एनर्जी। जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। या उल्टा बोलें, किसी न्यूक्लियस को तोड़ करके अगर हमें फ्री न्यूक्लियॉन क्रिएट करने हैं तो हमें जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उसे बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी, राइट। तो हम लोग आगे चल के न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को कैसे डिस्कस करेंगे कि जिस न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितना ज्यादा तो उस न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियॉन को बाहर करने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, राइट। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जिस न्यूक्लियस का जितना ज्यादा होगा वो न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल कहा जाएगा, राइट। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से डिसाइड होगी।
खैर पहले बात करें E बराबर mc स्क्वायर में जो m है वो हो गया मास डिफेक्ट कि कितना मास डिफेक्ट आया, और ये हो गया उसके इक्विवेलेंट एनर्जी, उसके इक्विवेलेंट एनर्जी, ये है मास डिफेक्ट, ये उसके इक्विवेलेंट एनर्जी इक्वल टू mc स्क्वायर। तो मैं तुमसे कहूं एनर्जी, अगर मैं बात करूं एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU मास, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU, 1 AMU अगर मास में डिफेक्ट आता है तो उसके इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी रिलीज होती है जरा समझते हैं। तो E बराबर mc स्क्वायर जरा लगाते हैं, तो ये बताओ 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg में रखा, और C बताओ 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। तो ये जो एनर्जी आ रही है ये आ रहा है 1.49 इंटू 10⁻⁻10 जूल, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो E बराबर 1.49 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन हम लोग अगर निकालना चाहें कि इसमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हम इसमें 10⁻6 से डिवाइड करते हैं, राइट। तो 10⁻6 से अगर हम डिवाइड करें तो ये आएगा 1.49 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻6, ये आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सॉल्व होने पर आता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये रिजल्ट आपको याद करना है कि अगर किसी रिएक्शन में 1 AMU मास में डिफेक्ट आता है तो उसके इक्विवेलेंट जो एनर्जी क्रिएट होती है वो एनर्जी होती है हमारी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो ये बात एकदम रट लीजिए कि अगर किसी रिएक्शन में 1 AMU मास डिफेक्ट आएगा तो उस मास डिफेक्ट की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अब आगे देखिए, तो हेडिंग डालें मास डिफेक्ट, हेडिंग डालिए मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, राइट। अब देखिए जरा मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस मैं सिर्फ करने जा रहा हूं। तो हम लोगों ने अभी ये सीख लिया है कि 1 AMU अगर मास में डिफेक्ट आएगा तो उसके इक्विवेलेंट जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम लोग बोलेंगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। ये एकदम रट लीजिए। अब देखिए जरा आगे, ये आपको याद रखना है कि 1 AMU मास में कमी आने की वजह से 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। तो आइंस्टाइन का जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरम है वो यही कहता है कि मास इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर किसी रिएक्शन में मास में कमी आती है तो उसके इक्विवेलेंट जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी निकलती है E इक्वल टू mc स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है। अब समझिए जरा, अब समझिए, मान लो हम तुमसे कहें मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो समझिए जरा क्या है। मैं तुमसे कहूं कि कोई न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर A है, एटॉमिक नंबर Z है। तो सुनिए, जब हम यहां बोले फ्री न्यूक्लियस, मान लो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन और ये मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और ये मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये मास है फ्री न्यूक्लियॉन्स का। तो मास ऑफ फ्री न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ फ्री न्यूक्लियॉन्स
और फ्री न्यूक्लियॉन का मास होता है ज्यादा। और जब ये मिलकर के एक न्यूक्लियस बनाते हैं, एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A, और इसका मास M है, मान लो MZA, ये बन गया हमारा एक न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, MZA सफिक्स में लिखा है, और ये मास ऑफ न्यूक्लियस है, मास ऑफ न्यूक्लियस। हम देखते हैं ये मास ज्यादा था फ्री न्यूक्लियॉन्स का, और न्यूक्लियस का मास कम। तो इस रिएक्शन में कुछ एनर्जी रिलीज हुई जिसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ये एनर्जी रिलीज्ड, यानी किसी भी न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब वो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो बाइंडिंग एनर्जी बराबर मास डिफेक्ट निकालो इनटू सी स्क्वायर कर दो। तो देखो हमने पढ़ा ऐसे कि मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, या ऐसे बोलते हैं डेल्टा एम मास डिफेक्ट AMU में निकालो, किसमें? एटॉमिक मास यूनिट में। और हमने अपना स्टैंडर्ड बना लिया है कि 1 AMU मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट जो एनर्जी थी वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनटू कर दो 931, तो ये आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी रिलीज होगी और यही होगी बाइंडिंग एनर्जी, राइट? या उल्टा कहें हम आपसे, उल्टा कहें कि अगर किसी न्यूक्लियस को बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी सप्लाई कर दी जाए तो वो बताइए फ्री न्यूक्लियॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्री न्यूक्लियॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी किसी न्यूक्लियस को अगर ब्रेक करना है तो आप बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी सप्लाई करिए, राइट? और हम यहां पे ये भी बोल सकते हैं, तो देखिए न्यूक्लियस, ये फ्री न्यूक्लियॉन से न्यूक्लियस बनता है, तो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी रिलीज होती है। और न्यूक्लियस को बाइंडिंग एनर्जी अगर सप्लाई कर दो तो वो फ्री न्यूक्लियॉन्स में टूट जाता है। और किसी भी न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी होती है वो इस बात से डिसाइड होगी कि उस न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियॉन को निकालने में जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी वो न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल होगा। यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जिस न्यूक्लियस की जितनी ज्यादा होगी वो न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल कहा जाएगा। तो आप यहां पे लिखेंगे द ग्रेटर दी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, the greater the binding energy per nucleon, the more stable is the nucleus, the more stable is the nucleus, the more stable is the nucleus, वो न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल होगा। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू, its maximum value 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन पाई गई। फॉर 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन फॉर 26Fe56, और ये द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस कहा जाता है। ये द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस, इसे हम लोग बोलेंगे द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस, राइट? यानी किसी भी दो न्यूक्लियस हैं, हमें कंपेयर करना है कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल, तो हम इस किससे देखेंगे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से, टोटल बाइंडिंग एनर्जी से नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अब समझिए हम तुम जगह यहां पर कैसे निकालेंगे हम बाइंडिंग एनर्जी। तो मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे? तो मास डिफेक्ट, मास ऑफ Z प्रोटॉन्स, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू MP प्लस A माइनस Z इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। तो ये मास ऑफ फ्री न्यूक्लियॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज द मास डिफेक्ट। और ये मास डिफेक्ट हम निकाल लेंगे किसमें? AMU में। और फिर हम अगर बाइंडिंग एनर्जी लिखना है तो मास डिफेक्ट इन AMU इनटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा कि इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। और अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन चेक करना है तो मास नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आ जाएगा, राइट? नोट करिए
फिर आगे बढ़ते हैं। हटा दिया जाए। अब देखिए, ध्यान दीजिए, हेडिंग डालेंगे क्यू वैल्यू और इसी को बोलते हैं एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन, क्यू वैल्यू और इसी को बोलेंगे एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, तो लिखें इसमें कंसीडर ए जनरल रिएक्शन, कंसीडर ए जनरल रिएक्शन ऑफ पार्टिकल एक्स, ये कोई स्मॉल एक्स पार्टिकल ऑन द न्यूक्लियस कैपिटल एक्स, ये पार्टिकल है, ये न्यूक्लियस है एक्स, और ये कन्वर्ट हुआ वाई पार्टिकल प्लस कैपिटल वाई न्यूक्लियस। ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, पहले कैपिटल वाई ये न्यूक्लियस और ये स्मॉल वाई पार्टिकल निकला, और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज हुई जिसे बोलते हैं क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन। तो जैसे कहते हैं यूरेनियम 235 पर हमने न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग किया, तो ये न्यूट्रॉन वो पार्टिकल हो गया और ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, और ये न्यूक्लियस बन के आया, ये पेरेंट न्यूक्लियस है और ये हमारा डॉटर न्यूक्लियस मान लीजिए जिसमें कन्वर्ट हुआ है, और ये जो वाई है ये पार्टिकल एमिट हुआ है। ठीक है, और ये एनर्जी रिलीज हुई, ये डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमसे कहा जाए यहां क्यू वैल्यू निकालो, तो हम आपको बता दें यहां क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो क्यू वैल्यू कैसे निकलेगी, मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। तो जो क्यू वैल्यू होगा वास्तव में वो मास डिफेक्ट, यानी रिएक्टेंट का मास, मास ऑफ पार्टिकल एक्स, मास ऑफ न्यूक्लियस एक्स माइनस मास ऑफ पार्टिकल वाई प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस वाई, ये आएगा मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर कर दें। वैसे हमारे पास टेक्निक क्या है, हम मास डिफेक्ट एएमयू में निकाल के 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको सीधा एनर्जी रिलीज आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन अगर हमें केजी में होगा तो फिर सी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखो अब ये डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर कर दो, ये बेटा देखो डेल्टा एम था, इसमें सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू मिल जाएगा। या फिर इसी को लिखने का तरीका ये था कि हम डेल्टा एम निकालें किसमें, ए एम यू में, और इसमें मल्टीप्लाई कर दें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये एनर्जी रिलीज होती है जाती कहां है, सवाल ये आता है कि किसी भी रिएक्शन में जो क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी जाती कहां है। अगर इस बात को समझा जाए तो ध्यान दीजिए जरा, अगर हम इस बात को समझे वो एनर्जी कहां जाती है, तो कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा उसमें ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी कंजर्व होगा, ई इनिशियल बराबर ई फाइनल, दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन, दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में एटॉमिक नंबर, मास नंबर, टोटल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये सब क्या रहते हैं, कंजर्व। तो इनिशियल एनर्जी, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन में ऑल फॉर्म का मतलब है मास के इक्विवेलेंट जो एनर्जी बनती है वो भी शामिल करना है। तो ये एक्स पार्टिकल, मान लो काइनेटिक एनर्जी के एक्स, इसकी काइनेटिक एनर्जी के कैपिटल एक्स, मास की इक्विवेलेंट एनर्जी एम स्मॉल एक्स सी स्क्वायर, एम कैपिटल एक्स सी स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी प्लस इक्विवेलेंट एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू मास। फाइनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल वाई
काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैपिटल वाई प्लस मास ऑफ स्मॉल वाई सी स्क्वायर मास ऑफ कैपिटल वाई इंटू सी स्क्वायर। तो जरा गौर से देखो, ये आया मास स्मॉल एक्स मास कैपिटल एक्स माइनस मास स्मॉल वाई मास कैपिटल वाई इंटू सी स्क्वायर। ये लिखा है क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन, और ये देखो क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी स्मॉल वाई काइनेटिक एनर्जी कैपिटल वाई माइनस काइनेटिक एनर्जी स्मॉल एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी कैपिटल वाई। इसका मतलब समझो, जो मास डिफेक्ट की वजह से एनर्जी रिलीज होती है वो वास्तव में काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट वाले पार्टिकल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल, इनके डिफरेंस के बराबर होती है। बहुत बढ़िया समझ लीजिए। तो जो वास्तव में क्यू वैल्यू ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो इनकी काइनेटिक एनर्जी और इनकी काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होती है। अगर ये पार्टिकल पहले से रेस्ट पर होते तो बताओ ये टर्म जीरो हो जाता, और अगर ये जीरो हो जाता तो जो क्यू वैल्यू एनर्जी मास डिफेक्ट की वजह से रिलीज होती वो प्रोडक्ट वाले पार्टिकल आपस में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में शेयर कर लेते, राइट। अब ध्यान दीजिए, एकदम क्लियर है। तो किसी भी रिएक्शन में जो क्यू वैल्यू होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, वो वास्तव में प्रोडक्ट वाले पार्टिकल और रिएक्टेंट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है, राइट। अब देखो, अगर हम यहीं पे आपसे थोड़ी बात कर लें, इफ Q इज पॉजिटिव, तो बताओ ये Q पॉजिटिव कब आएगा? जब ये मास बड़ा होगा, ये मास छोटा होगा, यानी रिएक्टेंट का मास ज्यादा, प्रोडक्ट का मास कम, मतलब वास्तव में मास में डिफेक्ट आया, और मास में डिफेक्ट आया तो एनर्जी रिलीज हुई। इस रिएक्शन को बोलते हैं रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती हैं वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर Q नेगेटिव आया तो ऐसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास कम है, प्रोडक्ट का मास ज्यादा, क्योंकि दिस माइनस दिस नेगेटिव तभी आएगा। उस केस में ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक, और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ये रिक्वायरमेंट जताती है, रिक्वायर्स ए सर्टेन थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ऐसी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए सर्टेन थ्रेशोल्ड एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, राइट। अब वो थ्रेशोल्ड एनर्जी कौन लेके जाएगा? तो जो बम्बार्डिंग पार्टिकल होगा वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कुछ एनर्जी लेकर के जाएगा, उस एनर्जी को बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहां लिखेंगे इफ Q इज नेगेटिव, if Q negative, then minimum amount of energy that a bombarding particle minimum energy that a bombarding particle must have to initiate an endothermic reaction, must have to initiate an endothermic reaction। और वो एनर्जी कितनी रिक्वायर होती वो मैं यहां लिख दे रहा हूं। तो वो एनर्जी चाहिए होती ई थ्रेशोल्ड बराबर, ये कब की बात कर रहे हैं? जब Q वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो माइनस टाइम्स Q वैल्यू, तो ये Q नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा,
क्योंकि ये क्यू थ्रेशोल्ड क्यू कैसा आया था, क्यू वैल्यू नेगेटिव, तो बाहर एक माइनस लगा दिया ताकि पॉजिटिव, और 1 प्लस m1 अपॉन m2, इतना थ्रेशोल्ड है जहां पर m1 क्या है, मास नंबर ऑफ प्रोजेक्टाइल जो पार्टिकल हिट करने जा रहा है, और m2 है मास नंबर ऑफ टारगेट एटम, मास नंबर ऑफ टारगेट। मतलब समझो, हम का न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग हमने यूरेनियम 235 पे किया, तो न्यूट्रॉन का मास नंबर 1 0n1 होता है न्यूट्रॉन, और यूरेनियम 235 का मास नंबर 235, तो ये न्यूट्रॉन है जो बम्बार्डिंग पार्टिकल, उसका मास नंबर 1, और ये हमारा यूरेनियम 235, तो टारगेट है यूरेनियम 235, क्योंकि न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 को जाके हिट करना है। तो m2 इज द मास नंबर ऑफ टारगेट एटम। इतना नोट करिए। हटा दें। समझिए जरा, तो इस पर एक सवाल करते हैं। सवाल लिखिए, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 6C12 nucleus. Find the binding energy of 6C12 nucleus. Find the binding energy of 6C12 nucleus. और हमको गिवन है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन मास ऑफ 1 प्रोटॉन 1.0078 AMU, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन 1.0087 AMU। ये सवाल में दिया जाएगा आपको। तो देखो, प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर लिखा है, और मास ऑफ 6C12 न्यूक्लियस ये दिया 12.00004 AMU। ये मासेस हमको सब गिवन है। हमको निकालना है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कार्बन 12 न्यूक्लियस। ठीक है, तो चलिए बताइए। सबसे पहले तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, जब फ्री न्यूक्लियॉन्स कंबाइंड होकर के एक न्यूक्लियस बनाते थे तब जो एनर्जी रिलीज होती थी उसे बोलते थे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। तो हम पहले रिएक्शन लिखेंगे। तो बताओ, इस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन, 6। तो बताओ, हम लिखेंगे 6 प्रोटॉन 1H1 प्लस 6 न्यूट्रॉन 0N1, ये हो गए टोटल फ्री न्यूक्लियॉन्स। और ये फ्री न्यूक्लियॉन्स कंबाइंड होकर के 6C12 का न्यूक्लियस बनाए, और इस न्यूक्लियस में जो एनर्जी रिलीज हुई फॉर्मेशन में, उसका नाम बाइंडिंग एनर्जी। इस न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हुई उसका नाम बाइंडिंग एनर्जी। अब सवाल आया कि जब न्यूक्लियस बनता है तो एनर्जी रिलीज क्यों होती है, क्योंकि जो फ्री न्यूक्लियॉन होते हैं उनका मास होता है ज्यादा, और जब वो न्यूक्लियस बनाते हैं तो न्यूक्लियस का मास पाया जाता है कम, तो कुछ मास में डिफेक्ट आ जाता है। तो हम पहले निकालेंगे मास का डिफेक्ट, डेल्टा एम, मास डिफेक्ट। तो हम कहेंगे मास ऑफ 6 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन, ये मास ज्यादा है, माइनस मास ऑफ 6C12 न्यूक्लियस,
हम ये निकालेंगे मास डिफेक्ट। और बताओ जरा ये वैल्यू, जरा वैल्यूज रखिए। तो 6 इंटू 1.0078 प्लस 6 इंटू 1.0087 माइनस 12.00004, और ये बताओ निकल के आएगा AMU में। तो जरा सॉल्व करो तो तुम पा रहे हो ये आ रहा 0.99 AMU। चेक कर लो, ये आ रहा है डेल्टा M। अब देखो अगर AMU में आ गया तो बाइंडिंग एनर्जी, देखो मैं लिखूंगा भले ही ऐसे कि डेल्टा MC स्क्वायर, मास एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरम, लेकिन सच्चाई क्या है कि हम अगर मास डिफेक्ट अगर इसे चेक करिए, ये 0.9 आ रहा है। ये वास्तव में 0.09 आ रहा होगा, चेक कर लीजिए 0.09 इंटू, तो ये आ रहा होगा देखो 0.099 AMU इंटू, हमने क्या सिखाया था मास डिफेक्ट अगर AMU में तो इंटू कर दो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से बताइए जरा बाइंडिंग एनर्जी आ गई आपकी 92 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ये आई इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन अगर हमसे कोई कहते बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बताओ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो क्या करेंगे बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर। तो ये आया था 92, मास नंबर था 12। तो बताओ ये जरा सॉल्व होने पर आएगा 7.66 AMU। AMU क्यों, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7.66 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। आगे बढ़ा जाए, रब करने जा रहा हूं। तो इस तरीके से हम लोग बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं। ये सब हमको मासेस दिए जाएंगे क्वेश्चन में। अगला सवाल करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, बीटा डिके, अच्छा बताओ केवल मैं बीटा डिके बोलूं तो कौन सा बीटा, बीटा माइनस डिके। बीटा माइनस डिके एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो लिखा था बीटा डिके फॉलो द रिएक्शन, बीटा डिके फॉलो द रिएक्शन 10 नियॉन 23 कन्वर्ट हुआ 11 सोडियम 23 में, और उसने एमिट करा बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, साथ में निकला एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो बीटा डिके फॉलो द रिएक्शन, ठीक है, लेकिन फाइंड क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन, फाइंड क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन, फाइंड क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन इफ एटॉमिक मासेस, ये आपको गिवन है, एटॉमिक मासेस ऑफ नियॉन 23, ये दिया गया 22.9945 एंड एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 22.9898, ये 99 है 45, ठीक है, 22.9898 AMU। ये सब किस में दिए गए हैं, AMU में, AMU में दिया गया। सवाल पढ़ लो, ये रिएक्शन हो रही है, हमें इसमें क्यू वैल्यू निकालनी है, एटॉमिक मासेस दिए गए हैं,
ये बेटा एटॉमिक मास दिए गए, हमें मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, पहले हम निकालेंगे मास डिफेक्ट। तो ये देखो न्यूक्लियस है, तो हमें न्यूक्लियस का मास लिखना है। यहां दिया गया एटम का मास, तो न्यूक्लियस और एटम में क्या फर्क होगा? एटम में कुछ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो न्यूक्लियस का मास लिखते समय हम एटम के मास में से एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस करेंगे, क्योंकि एटम में तो न्यूक्लियस भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन हमें न्यूक्लियस का मास चाहिए, तो हम एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन के मास को घटा देंगे। तो सुनो ध्यान से, ये न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, तो हमको मास चाहिए न्यूक्लियस का, जबकि दिया किसका है? एटॉमिक मास, एटम का मास। तो सुनिए भाई, नियॉन का मास 22.9945 में से कितने इलेक्ट्रॉन इसमें? 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 Me माइनस कर देंगे, माइनस। अब बताओ इधर प्रोडक्ट का मास, तो इसका मास बताओ सोडियम का 22.9898 प्लस इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन का मास? तो माइनस कर दो 11 Me, ठीक है, 11 Me। और बताओ यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन, तो प्लस Me, ये बताओ प्रोडक्ट का मास है, ये रिएक्टेंट का मास है। तो जरा इसको डिफरेंस करो, देखो भाई ये 10 Me, ये 10 Me से कट गया, तो देखो तुमने क्या देखा कि 22.9945 में से 22.9898 सब्ट्रैक्ट हो गया। यानी मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूं कि अगर बीटा माइनस डिके की रिएक्शन है तो उसमें एटॉमिक मासेस का ही डिफरेंस मास डिफेक्ट बन जाता है, क्योंकि हमने जो एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करे वो पूरा कैंसिल हो गया। तो जो एटॉमिक मास का डिफरेंस है दैट इज द मास डिफेक्ट, राइट। और ये मास डिफेक्ट बताइए सॉल्व होने पर आ रहा है 0.0047 AMU। तो बहुत अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए, अगर हमें मास डिफेक्ट निकालना बीटा माइनस डिके में, तो हमें अगर एटॉम के मास दिए गए तो हम उसमें से इलेक्ट्रॉन का मास सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन वाला मास अपने आप कैंसिल हो रहा है तो फर्क नहीं पड़ता। तो बताओ यहाँ क्यू वैल्यू वैसे लिखना तो चाहिए हमको डेल्टा इंटू सी स्क्वायर, लेकिन मास डिफेक्ट अगर AMU में है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई 931 से करेंगे और ये आंसर आएगा 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नोट करो इसको बेटा, नोट करिए। अब हम बात करने जा रहे हैं अल्फा डिके। हेडिंग डालो बेटा, अल्फा डिके। अल्फा बेसिकली क्या होता है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो आप देखिए जरा अल्फा डिके, अल्फा डिके में हमारे पास एक पेरेंट न्यूक्लियस है, मान लो ZXA, ये देखिए पेरेंट न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस बेटा रेस्ट पर है। ये स्पॉन्टेनियसली अल्फा डिके करके एक डॉटर न्यूक्लियाई डी में कन्वर्ट हुआ, एटॉमिक नंबर 2 से कम हुआ, मास नंबर 4 से कम हो गया। एटॉमिक नंबर 2 से कम, मास नंबर 4 से कम, और इसने एमिट करा अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल बेसिकली न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, यानी 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन को अल्फा कहते हैं, और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज हुई। तो हमको पता करना है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, तो ये वास्तव में 2He4 का न्यूक्लियस होता है अल्फा।
तो हमको पता करना है कि देखो ये रेस्ट पे था, हमें पता करना है कि जो क्यू वैल्यू एनर्जी रिलीज होती है उसमें से कितनी एनर्जी डॉटर न्यूक्लियस को मिलेगी, कितनी एनर्जी अल्फा पार्टिकल को मिलेगी। हमसे ऐसे ऑब्जेक्टिव में सवाल करते हैं। सवाल हमसे करते हैं ऑब्जेक्टिव में कि जब अल्फा डिके होता है तो पेरेंट न्यूक्लियाई जब डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है तो जो क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन होता है उसका कितना शेयर अल्फा पार्टिकल को मिलता है, कितना शेयर डॉटर न्यूक्लियाई को मिलता है। तो समझिए, पहले मैंने सिखाया था कि अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जो क्यू वैल्यू होती थी, जो एनर्जी रिलीज होके आती थी, वो प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी डॉटर की प्लस अल्फा की माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई एक्स की। लेकिन पेरेंट न्यूक्लियाई सवाल में क्या है, रेस्ट। तो बताओ ये तो जीरो, तो जो क्यू वैल्यू होगा वो काइनेटिक एनर्जी डॉटर प्लस काइनेटिक एनर्जी अल्फा को मिलेगा। अब ये भी तो सिखा के थे एनर्जी कंजर्वेशन, याद करो ये इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन से ही तो आई थी। मैंने कहा था कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो एनर्जी कंजर्व होगा, यानी ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। तो हमने देखा था जो क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन है वो प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी और रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। लेकिन रिएक्टेंट वाला पेरेंट न्यूक्लियाई रेस्ट पे है तो उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी है नहीं, तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी जो क्यू वैल्यू है वो डॉटर पार्टिकल और अल्फा पार्टिकल आपस में शेयर कर लेंगे। अब किसको कितना मिलेगा ये देखने की बात है, ध्यान दीजिए। यानी बताओ जो क्यू वैल्यू आई वो वास्तव में इनकी काइनेटिक एनर्जी का सम और इसका डिफरेंस के बराबर है। लेकिन ये रेस्ट में है तो इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी थी नहीं, तो जो क्यू वैल्यू आई वो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर। यानी ऐसे कहें कि अल्फा डिके में अगर पेरेंट न्यूक्लियाई रेस्ट पे है तो जो भी क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन एनर्जी रिलीज होगी वो कुछ डॉटर न्यूक्लियाई ले लेगा, कुछ अल्फा पार्टिकल ले लेगा। अब किसको कितना मिलेगा उसके लिए देखिए, पहला इक्वेशन में बनाने चला लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो बताओ इसका पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, ध्यान से देखिएगा। इसका मोमेंटम जीरो, ये रेस्ट पे था, तो डॉटर न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल को मोमेंटम भी जीरो करना है। तो एक का मोमेंटम अगर प्लस का होगा तो दूसरे का मोमेंटम माइनस का होगा, तभी मोमेंटम कंजर्व होके जीरो रहेगा। इसका मतलब अल्फा के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और डॉटर के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर, और इसे हमने पी नाम दे दिया। बताओ डॉटर न्यूक्लियाई और अल्फा पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम मैग्नीट्यूड में बराबर, डायरेक्शन में अपोजिट। जितना मोमेंटम इसका प्लस इसका माइनस, दोनों को मिला के जीरो इनिशियल के बराबर, दैट इज मोमेंटम कंजर्वेशन। अब मैं लगाने चला एनर्जी कंजर्वेशन। तो आप करें Q बराबर काइनेटिक एनर्जी डॉटर प्लस काइनेटिक एनर्जी अल्फा। तो Q बराबर काइनेटिक एनर्जी डॉटर, याद करो मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन, P बराबर याद करो हमने पढ़ा था रूट के अंदर 2m काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन था P स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहां वैल्यू रखने चले तो मोमेंटम डॉटर का P है अपॉन 2 मास डॉटर प्लस मोमेंटम P है अल्फा का 2 मास अल्फा। यार एलसीएम ले लो तो 2m डॉटर m अल्फा, इधर P स्क्वायर कॉमन ले लो m अल्फा प्लस m डॉटर। अब चलो देखो P स्क्वायर अपॉन 2m डॉटर अगर रोक लें, P स्क्वायर अपॉन 2m डॉटर अगर रोक लें तो ये काइनेटिक एनर्जी डॉटर की, इतने को यहीं रोक लो बाकी सब उधर भेज दो। तो Q टाइम्स मास अल्फा अपॉन मास अल्फा प्लस मास डॉटर। तो देखिए जरा अच्छे से रिजल्ट आगे तैयार है। तो काइनेटिक एनर्जी डॉटर न्यूक्लियाई का आया Q टाइम्स मास अल्फा अपॉन मास अल्फा प्लस मास डॉटर। तो यह आ जाएगा Q टाइम्स मास ऑफ अल्फा 4 अपॉन अल्फा का मास 4 प्लस डॉटर का मास a माइनस 4। तो ये सम हो जाएगा a। और अगर काइनेटिक एनर्जी अल्फा लिखना है तो देखो ध्यान से, P स्क्वायर अपॉन 2m अल्फा को रोक लो,
तो m डॉटर इधर चला जाएगा, तो q टाइम्स मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई मास अल्फा प्लस मास डॉटर, तो ये आ जाएगा बेटा q टाइम्स मास डॉटर का है a-4 अपॉन मास अल्फा प्लस मास डॉटर हो जाएगा a। ये आंसर नोट करिए। नोट करिए। याद रखिएगा डॉटर न्यूक्लियस के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है वो Q वैल्यू टाइम्स ऊपर मास अल्फा का नीचे मास डॉटर प्लस मास अल्फा। काइनेटिक एनर्जी अल्फा का लिखने गए तो Q टाइम्स ऊपर मास डॉटर का नीचे मास अल्फा प्लस मास डॉटर। रब कर दें। सवाल लिखिए ए न्यूक्लियस विद मास नंबर 220, a nucleus with mass number 220 initially at rest emit an alpha particle, initially at rest emit an alpha particle full stop वाला लगे if the q value of reaction is 5.5 mega electron volt, 5.5 mega electron volt, calculate kinetic energy of alpha particle, calculate kinetic energy of alpha particle। मास नंबर कितना था 220, काइनेटिक एनर्जी अल्फा का पूछा है। तो अभी अभी सीखे देखो, मान लीजिए कोई पेरेंट न्यूक्लियाई मास नंबर 220, डॉटर न्यूक्लियाई 216, क्योंकि अल्फा निकला तो 4 मास नंबर अल्फा का और कुछ एनर्जी क्यू वैल्यू रिलीज हुई। और देखो पेरेंट न्यूक्लियाई रेस्ट पे कहा गया, तो बताइए सवाल में ये जो क्यू वैल्यू होगा वो कुछ काइनेटिक एनर्जी डॉटर और कुछ काइनेटिक एनर्जी अल्फा के बराबर। तो कह रहे हैं कि बताओ अल्फा पार्टिकल कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके गया, तो वो हो जाएगा क्यू टाइम्स मास डॉटर अपॉन मास अल्फा प्लस मास डॉटर। क्यू है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मास डॉटर हो जाएगा 216 और ये 220। तो देखो भाई ये 5.5 इंटू 4 5 20 देख लीजिए 0.1, तो ये आया 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर है। अगर कहते थे काइनेटिक एनर्जी डॉटर के पास कितनी होगी तो क्यू टाइम्स मास अल्फा अपॉन मास अल्फा प्लस मास डॉटर, राइट। तो ये बताइए बन जाएगा 5.5 टाइम्स 4 अपॉन 220, तो ये बताओ बेटा ये आएगा 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब अटेंड डालें न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन। यहां से हम लोग अगली क्लास में बातचीत करते हैं।